गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? ठीक है। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इट्स टाइम टू लर्निंग। ये कैसा समय है? पढ़ने का। का। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है देखो, पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? शब्द व उसके भेद। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा से संबंधित भाषा कितने प्रकार की, कितने लोग बोलते हैं, कौन कौन से लोग बोलते हैं। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, भारत में कौन सी सबसे अधिक बोली जाती है, इस सब का क्रम मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया था कि भाषा के आधार। ठीक है, भाषा क्या होती है, उसके बाद भाषा के आधार। भाषा के आधार तीन होते हैं, मैंने बताया था। एक लेटर्स होता है और दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो इसमें पहला मैंने इसके पहले लेक्चर में शब्द के बारे में, लेटर के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे शब्द और उसके प्रकार के बारे में। इससे जैसे तीन हम आधार सीख लेंगे तो हम भाषा अच्छे से पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज है शब्द और उसके भेद। तो समझ में आ रहा है? चलो, तो शब्द हम पढ़ते हैं। शब्द आखिर होता क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो, टीचर का काम ये है कि लिखा तो सब चीज किताब में है, ठीक है, और हर जगह मैटर इंटरनेट पे कहीं मिल जाएगा। तो मेरा काम ये है कि आप जो लिखा है उसको अच्छे से आप समझ लो, वो हमेशा आपको याद रहे। बस इतना ही काम है मेरा। ठीक है, तो इसको लिखा हर जगह आपको किताब में मिल जाएगा, पर यहाँ सुनने से ये फायदा होगा कि आपको जो लिखा है उसको समझ ले। ठीक है, इसी है लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग, सीखना समझ के साथ सीखना। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसको व्याख्या कर रहे हैं। तुम लोग सुनोगे तभी सीख पाओगे कि ये क्या लिखा तो हर जगह है, ठीक है, मिल जाएगा, पर ये समझना जरूरी है ना। तो समझते हैं। तो देखो, शब्द क्या होते हैं पहले ये समझो। अब इसमें इसकी परिभाषा, एक सिंपल सी परिभाषा है, वो देख लो। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि। ध्वनि मतलब जो हम कुछ भी बोले आवाज, तो वो हमारी ध्वनि हो गई। वो सबसे छोटी ध्वनि को ही हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि, स्वतंत्र भी हो और सार्थक भी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और जिसका जैसे कोई मीनिंगलेस हो तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, भले ध्वनि हो पर वो शब्द नहीं होगा। जिसका कोई अर्थ हो, निश्चित कोई अर्थ हो, वही हमारा शब्द होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये परिभाषा होगी। ठीक है, अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। भेद या प्रकार एक ही मतलब होता है, इंग्लिश में टाइप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप ऑफ वर्ड्स। तो हम ये कई आधारों पे बांटी जाती है ना। जैसे हम कुछ लोगों को कहते हैं कि ये बड़ा है या छोटा, तो ये हमारी इसकी लंबाई के आधार पे हो गया। ये मोटा है, ये पतला हो गया, ये इसकी चौड़ाई के आधार पर हो गया। ये समझ में आ रहा है? वैसे ही ये कई आधारों पे भाषा के जो शब्द के प्रकार हैं, जिनसे मिलकर हमारा वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है, या पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से हमारी क्या बनती है? भाषा या किताब, जो भी कह लो, वो सब बनते हैं। तो आज जब तक हम छोटी छोटी चीजों को नहीं जान लेंगे कि शब्द क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, तब तक हम भाषा को पढ़ लिख समझ व बोल नहीं सकते। ठीक है, तभी हम, और इसीलिए ये व्याकरण के पार्ट है ना। तो अब ये कई आधारों पे, उसमें पहला आधार है रचना के आधार पर। ध्यान से समझना है, लिखा हर जगह मिल जाएगा आपको, पर यहाँ समझने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं इसको। ठीक है, किस प्रकार से इसकी रचना, मतलब निर्माण किस प्रकार से हुआ। जैसे हमारी बिल्डिंग बनती है तो पहले ईंटा लगता है और सीमेंट लगता है, बालू लगता है, ये सब क्या है? उसके मटेरियल्स है ना। तो उसी में रचना के आधार पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी रचना हुई है। उस आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। ठीक है, पहला क्या है? रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़। दूसरा यौगिक, और तीसरा क्या है? योग। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो जो रूढ़ शब्द वो होते हैं, जैसे कि बहुत रूढ़ है, रूढ़ मतलब जो कभी बटे ना। ठीक है,
जो जिसको हम बांट ना सके, जैसे दो शब्द में न विभक्त कर सके, ठीक है, या दो शब्द में न बांट सके, अगर बांटेंगे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो हमारे रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। तो रूढ़ मतलब जिनके टुकड़े हैं, जैसे पानी है, मान लो कि पानी लिखा है, तो पा और नी, इसका कोई अर्थ होता है? पा का कोई अर्थ है? नो। और नी बांट तो रहे हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं है, बांट सके पर उसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बांट नहीं सकते, अलग अलग कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। अब जैसे उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द में, किसमें आते हैं? यौगिक। यौगिक दो शब्दों के मेल से बना हो, जैसे दो छोटे छोटे शब्द हो उनके मिलने से, जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय मतलब स्कूल हमारा क्या हो गया? विद्यालय। ये दो शब्दों से बना है ना, विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या का घर, आलय मतलब घर, विद्या मतलब ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। तो ये हमारा क्या होगा? विद्या और आलय। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, इसका भी अर्थ है विद्या का मतलब ज्ञान, और आलय का अर्थ हो गया घर। तो विद्या का घर, जहां विद्या हमको मिलती हो उसको क्या कहेंगे? विद्यालय। तो ऐसे ही ये पा और नी, पानी, इसका कोई अर्थ, पा और नी का कोई अर्थ नहीं है ना, तो इसीलिए ये रूढ़ शब्द होगा, और ये क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए, ठीक है, विद्या और आलय। अब तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। कैसे शब्द? योग रूढ़ शब्द। तो इसमें जैसे ये दोष या यौगिक, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो जिनका कोई विशेष अर्थ, ये यौगिक भी होते हैं और इनका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे इसमें विद्यालय का मतलब विद्यालय ही है ना, और कोई अर्थ नहीं हुआ ना, पर इसमें होता है इसका कोई और विशेष अर्थ, जैसे लंबोदर, लंबा, लंब धन उदर ना, लंब धन उदर, लंब धन उदर, इसका मतलब लंब, जिसका पेट जो है, लंब मतलब लंबा हो या बड़ा हो, और उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट, तो इसका मतलब अर्थ होता है लंबोदर। किसका पेट बड़ा होता है? किस भगवान का पेट जो है सबसे बड़ा होता है? हाँ, गणेश। क्या? तब इसका लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश। तो इसमें विद्यालय का अर्थ तो विद्यालय हो, इसमें दूसरा अर्थ या विशेष अर्थ आ गया कि नहीं? लंब धर उदर, जिसका उदर क्या हो? लंबा हो या बड़ा हो, उसको क्या कहेंगे? गणेश। लंबोदर का मतलब ही समझ जाओगे कि गणेश की बात हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई विशेष अर्थ हुआ कि नहीं? लंबोदर का मतलब लंबा उदर, तो किसी का भी तो लंबा हो सकता, पर हम एक विशेष अर्थ ले रहे हैं कि नहीं? तो कौन अर्थ आ रहा है? गणेश का। पर इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं आ रहा है, तो इसमें बस यही अंतर है, ठीक है। ये भी यौगिक है पर इसका कोई विशेष अर्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे लंबोदर, ये कोई इसका एक अलग अर्थ होगा। इस ऐसे एक शब्द आ गया दशानन। क्या है? दशानन, 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 है आनंद। आनंद मतलब सर होता है और 10 मतलब 10, तो 10 आनंद। दशानंद किसको कहते हैं? रावण को। किसको? रावण। तो इसीलिए 10 आनंद, तो इसका कोई विशेष अर्थ होगा? दशानंद का मतलब हम कहेंगे तो समझ जाना है कि रावण है, तो कोई विशेष अर्थ हुआ कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द है। योग है फिर रूढ़ है ना, तो दो शब्दों के अर्थ मतलब मिलने से बने हैं पर उनका कोई एक विशेष अर्थ हो। इतनी बात समझ में आई? तो तीन ये रचना के आधार पर किस प्रकार से हमें बने हैं उस आधार पे हम लोगों ने इसको बांट लिया। अब आते हैं दूसरे प्रकार में अर्थ के आधार पे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक मान लो एक अर्थी शब्द। कैसे शब्द? एक अर्थ, जिसके केवल एक ही अर्थ हो। जैसे अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा हो, और कोई अर्थ होता है इसका? बस ज्यादा ही अधिक हो, ठीक है। तो ये अधिक ना, इसके केवल एक अर्थ हो ना, उसको क्या बोलेंगे? अधिक, कम, बहुत सारे शब्द हैं जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द। ये अर्थ के आधार पर बांट रहे हैं ना। ये किसके आधार पर बांट रहे थे? रचना के आधार पर, शब्दों के मिलन के आधार पर ना। कैसे बने? जैसे मैंने बताया मकान बने हैं ना, तो ईंट लगे हैं, वो रचना के आधार पे हम बनाए, ठीक है। ऐसे भवन, बिल्डिंग हो गई। अब दूसरे आधार में हम कहेंगे तो वो क्या? एक बिल्डिंग हो गई, एक मकान हो गया। तो बिल्डिंग में कई वो होती है, तो वो दूसरे प्रकार के आधार पे हो गया, टाइप्स ना। ऐसे ही ये होता है, ये रचना के आधार पर, ये हमारा अर्थ के आधार। एक अर्थी शब्द वो होते हैं जिसके एक ही अर्थ हो, ठीक है।
जिसके सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ हो, जिसको हम अधिक मतलब ज्यादा वाली चीज है ना वही समझेंगे। उसके बाद आते हैं अनेकार्थी शब्द। कौन शब्द? ये सारे शब्द के ही प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जैसे कर, जैसे मान लो कर मतलब क्या होता है? हाथ। कर मतलब इसके कई, जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो, मतलब एक से अधिक अर्थ हो, उनको हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। क्या कहेंगे? अनेक। अब हम समझते हैं कैसे। जैसे कर है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब हाथ। और एक कर मतलब टैक्स होता है, कर मतलब टैक्स। जो टैक्स हम लोग जमा करते हैं, जैसे कुछ भी खरीदे हैं तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, कुछ रुपए उसमें लिखा रहता है टैक्स, तो उसका उस एक का मतलब कर। और एक कर का मतलब होता है किरण, जो भी किरण होती है, सूर्य की किरण, किसी चीज की किरण, तो उसका मतलब, इसका मतलब इसके तीन अर्थ हो गए ना। कर मतलब हाथ हुआ, और क्या हुआ? किरण हुआ, और क्या हुआ? और टैक्स। क्या हुआ? टैक्स मतलब कराधान या कर समझ लो। टैक्स क्या हुआ? टैक्स। ये अंग्रेजी में लिख रहा हूं, पर कर का मतलब जैसे राजस्व। क्या होगा? राजस्व इकट्ठा जो हम लोग करते हैं टैक्स के रूप में, तो वो हमारे इसके तीन अर्थ हुए, है कि नहीं? एक, इसीलिए इसके अनेक अर्थी शब्द बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अर्थ हुआ, और इसके अब इसमें और इसमें अंतर दो चीज समझेंगे। कुछ लोग बस अनेकार्थी को पर्यायवाची समझ लेते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है? तो इसमें पर्यायवाची क्या है और अनेकार्थी शब्द है, उसको हम विशेष ध्यान देंगे, कैसे समझ, अंतर कैसे करते हैं। जैसे इसकार का मतलब हाथ होता है, हाथ एक अलग चीज हो गई कि नहीं? और किरण दूसरी कोई चीज हो गई, और टैक्स दूसरा कोई हो गया, तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। पर अब पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि उसी समान अर्थ वाले बताने वाले, पर्यायवाची की परिभाषा होती है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। तो इसके जैसे मान लो ये हो गया कमल, कमल का जलज मतलब भी कमल होता है। पंकज मतलब भी कमल होता है, उसका एक ही अर्थ है, पर इसके कर मतलब हाथ होता है, किरण, इसके अलग अलग अर्थ हुए कि नहीं, और अलग अलग कार्य। और पर्यायवाची में जो होता है, मान लो कमल का पर्यायवाची हम लिखे हैं, क्या हो गया? पंकज। क्या है? पंकज, जलज ना, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये पर इसके एक अर्थ हुए, पर इसके जो है अनेक अर्थ होंगे ना, इसके अलग अलग अर्थ होंगे, इसके समान अर्थ होंगे। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। अब ऐसे जानते हैं कि विपरीत शब्द, विपरीत तो सब लोग जानते हैं ना, विपरीत मतलब उल्टा या विलोम कह सकते हैं ना, जो जैसे हो उसको हम उल्टा कर देते, जैसे दिन का रात, रात का दिन, तो ये हमारा क्या हो गया? उल्टा। उल्टा हुआ कि नहीं? सुबह का शाम, ठीक है, शाम का सुबह, तो ये विपरीतार्थक शब्द हो गए। ये शब्द के चार टाइप हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है? अर्थ के आधार पर हमारे चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, ठीक है? अब हम तीसरा आधार चलते हैं। दो आधार हमने समझ लिया, अब हम क्या है? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि किसी वाक्य में देखोगे बहुत सारे शब्द होते हैं, उस सब का बारे में जैसे ये पढ़ लोगे तो सब शब्द के बारे में जान जाओगे, ये कौन सा शब्द है, इसको क्या बोलते हैं और किस प्रकार का शब्द है। यह बहुत सारी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके बेसिक स्तर से लेके कॉम्पिटिटिव तक सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एग्जाम्पल मतलब परीक्षा कॉम्पिटिटिव के भी और आप लोगों की भी, ठीक है? तो इसमें देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। ये प्रयोग के आधार पर हो गए, ठीक है? तो अब इसको भी विकारी को भी चार भागों में बांट सकते हैं और अविकारी को चार भागों में बांट सकते हो। इसका मतलब प्रयोग के आधार पर कुल कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार। 4 और 4 समझ में आ गया कि नहीं? 4 इसमें हो गए और 4 इसमें। अब इसको हम समझते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द। ऐसे छोटे बात कोई समझाएगा नहीं, ये छोटी है पर अच्छी बात है, मोटी बात है ना। यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात, जिससे आपको भाषा पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? समझ में आएगा कि हाँ
ये कोई भी वाक्य आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे कि ये वाला, हाँ ये ऐसा शब्द संबंध बोधक है, या ये क्रिया विशेषण है, कि ये संज्ञा है, कि ये क्रिया है, ये सब आप पता पर तब अच्छा लगेगा कि कौन सा शब्द क्या है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, बेसिक से अपर तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है विकारी शब्द क्या होते हैं, पहले वो समझो क्या है विकारी शब्द क्या होते हैं, उसको समझना है। तो जो शब्द बदल जाए, ठीक है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के अनुसार वो शब्द बदल जाए। ठीक है, जैसे लड़का का क्या होगा, लिंग के आधार पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, लड़की। और जैसे वचन के आधार पर एक कुत्ता, कुत्ते का क्या होगा, एक कुत्ता। और बहुत सारे कुत्ते होंगे तो कुत्ते, क्या होगा, कुत्ते। एक कुत्ते को कुत्ता कहे ना, तो और बहुत क्या कुत्ते कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लिंग के आधार पर लड़का लड़की चेंज हो गया कि नहीं, वो शब्द जो बदल जाए उनको क्या कहेंगे, विकारी शब्द, जिसमें विकार आ जाए या जो बदल जाए। समझ आ रहा है? जैसे हम अगर अपने एक विकार किसको कहते हैं ये समझना है। जैसे हम अपने एक ही सत्य वचन पे चले ना, मतलब हम सदा सत्य बोले तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हम अपने बातों पर बदल जाते हैं तो हमारे अंदर विकार आ जाता है। विकार मतलब दोष आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम बदल जाते हैं तो उसी को विकार कहते हैं ना, जो बदल जाए वो विकार हो गया। ठीक है, तो ये लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द। नाम है विकार। विकार मतलब अशुद्धि टाइप के आ जाता है, जो बदल जाए, अपनी बात पर टिका न रहे, उसी को विकार कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, इसमें समझना विकारी। और अविकारी शब्द वो हो जो बदले नहीं, किसी भी स्थिति में क्या हो, बदले नहीं। जैसे इसमें धीरे, जैसे धीरे का क्या होगा, कि कुछ भी बनाना हो धीरे ही रहेगा। तेज, ये बदलेगा ना। अच्छा, के द्वारा, क्या है, के द्वारा, ये सब बदलेंगे। तो ये अविकारी शब्द होते हैं, जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदले ना, उसको क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, परिभाषा भी समझ में आ रही है कि नहीं। लिंग वचन और कारक के अनुसार जो बदल जाए उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग कारक वचन के आधार पर न बदले उनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। इतनी बात समझ में आई, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी 4 प्रकार के होते हैं, हम इसको समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं, मैंने यही जो भी सेंटेंस बनाओगे इसी का सबका यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा। पहला क्या है, संज्ञा। संज्ञा सब लोग जानते हैं, संज्ञा की इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। किसी व्यक्ति स्थान में भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, स्थान हो गया बरेपर, जौनपुर, मछली शहर ना, इलाहाबाद, कुछ भी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, अब देखो संज्ञा हो गया। इसके बाद क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम या प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा के स्थान पे हो रहा है कि नहीं, तो ये सर्वनाम होंगे। ऐसे हो गया विशेषण, जो हमारी संज्ञा की क्या बताए, विशेषता बताते हैं। जैसे राम गोरा है, तो गोरा क्या हो गई, विशेषण। विशेषण क्या हो गया, गोरा। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, इधर आराम से ध्यान दो। एडजेक्टिव, विशेषण मतलब एडजेक्टिव ना, जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। क्रिया जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, घूमना और टहलना, ये सब क्या है, क्रिया है। गाना गाना, ये सब क्या है, क्रिया। तो समझ में आ रहा है, ये हमारे 4 भेद है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं विकारी शब्द, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होते हैं जो हमारी क्रिया की विशेषता होता है। जैसे चलना, क्या है, चलना। चलना की जो विशेषता बताए वो हमारा क्या होगा, क्रिया विशेषण। जैसे तेज, तेज लग गया, तेज चलना हो गया, तेज चलता है, क्या है, तेज चलता है। तो तेज हमारा क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब इसके आता है संबंध, संबंध बोधक। कौन से, संबंध। इंग्लिश में इसको क्रिया विशेषण के एडवर्ब कहते हैं, और इंग्लिश में ये क्या है, संबंध बोधक को प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, जो संबंध बताए एक दूसरे का। ठीक है, जैसे जैसे संबंध मतलब जैसे
वह मेरे साथ खेलता है। क्या करता है? खेलता है। हाँ, तो ये क्या मेरे साथ, साथ क्या हो गया? संबंध बता रहा है। किसके साथ खेलता है? मेरे साथ। तो ये क्या है? संबंध बोध। संबंध बोध का इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब आता है हमारा तीसरा प्रकार, क्या? समुच्चय बोधक या कंजक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। मतलब ये क्या करता है? दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ता है। जैसे राम और श्याम खाना खाते हैं या गाना गाते हैं, कुछ भी कर लो, गाना गाते हैं। तो ये राम और श्याम को जोड़ रहा है कि नहीं? दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये क्या है? हमारा कंजक्शन है। ठीक है? या दो वाक्य को जोड़े, जैसे राम स्कूल जाता है, उसके बाद खाना खाता है, तो उसके बाद क्या है हमारा? ये क्या है? कंजक्शन हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा? कंजक्शन होगा या समुच्चय बोधक होंगे। ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी ना, इसको विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं या आश्चर्यजनक। जैसे कहते हैं अरे या वाह, ये शब्द जो लगे, ये इसका चिन्ह होता है। और जो अरे वाह, जो आश्चर्यजनक चिन्ह हो, जो आश्चर्य वाली बातें हम मतलब समझ में आए कि कोई व्यक्ति ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, तो उसको जैसे अरे वहां आम गिरा, वाह तुम कितने अच्छे हो, ऐसे ना, जिसमें कुछ आश्चर्य की बातें हो, उसको क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक या एक्सक्लामेटरी शब्द। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये सारे प्रकार हमने पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम विस्तृत पढ़ेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम क्या होती है, सारे शब्दों के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या होते हैं और वाक्य में क्या है वो समझ लेना। ठीक है? अभी हम शब्द पढ़ा रहे हैं ना, तो शब्द पे हम फोकस करेंगे। ठीक है? ये 8 चीजें समझ में आ गई कि नहीं सबको? यस सर। हाँ, तो अब आते हैं, एक आता है उत्पत्ति के आधार पर। चौथा प्रकार क्या है हमारा? उत्पत्ति के आधार पर। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? 4-5 जो भी, जैसे विदेशी, देशज, कई प्रकार के हो सकते हैं, पर हमने जो विशेष है जितना जरूरी है उतना लिखा है। ठीक है? तो एक आ गया तत्सम। क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए जाते हो। ठीक है? संस्कृत से क्या कर लिए जाते हो? सीधे ले लिए। ठीक है? परिवर्तन किए बिना संस्कृत से, जो जैसे अग्नि। अग्नि संस्कृत में अग्नि, आग को क्या कहते हैं? अग्नि। पर इसका जब संस्कृत से जब हम हिंदी में आते हैं, जब थोड़ा बहुत बदलाव करके जो संस्कृत के शब्द को बदल कर जब हम हिंदी में अपनाते हैं, अग्नि का क्या हो जाता है? आग। क्या हो जाता है? आग। ये इसीलिए इसको तत्सम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। समझ में आ गया? वर्षा का क्या होगा? बारिश। क्या हो गई? बारिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्षा का क्या होगा? बारिश। ये समझ में आया? तो ऐसे वर्षा का बारिश हो गई, अग्नि का आग। इतनी बात आ गई। तद्भव तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से बदल कर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी हिंदी में प्रयोग होता है ना, और वर्षा हिंदी में होता है कि नहीं, पर ये लिए डायरेक्ट सीधे सीधे से बिना परिवर्तन के लिया गया है, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं। और जिसमें थोड़ा सा इसमें परिवर्तन, इसी शब्दों में परिवर्तन करके ले लिया गया, इसको तद्भव कहते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ। अब आगे विदेशी शब्द, जैसे ये टेबल, कमीज, ये हमारी भाषा के नहीं, विदेशी भाषा जो फारसी, उर्दू, ये सब के शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे कमीज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जो पहनते हैं ना, तो ये हम डायरेक्ट उसी में आ गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्ट। तो ऐसे ही ये उर्दू में है या फारसी में है, कमीज। क्या है? कमीज। तो ये जो दूसरी विदेशी भाषाएं हैं उनसे आ गया, उनको क्या कहते हैं? विदेशी। जैसे टेबल हो गया, ये कैसा शब्द है? टेबल अंग्रेजी का शब्द है कि नहीं? हाँ, तो ये दूसरी, इसलिए जो विदेशी दूसरी भाषाओं से आ जाए या विदेश की भाषाओं से हमारी हिंदी में शामिल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विदेशी। अब ये संकर शब्द आता है। संकर मतलब क्या होता है? मिक्सर, या मतलब एक दूसरे से मिलकर बने हो। जैसे ये दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। क्या? ठीक है? दो या दो से अधिक भाषाओं, जैसे रेल प्लस गाड़ी,
रेल क्या है? RAIL। रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी। और गाड़ी क्या है? हिंदी का शब्द है। तो कितनी भाषा हो गई इसमें? दो भाषा ना। तो दो भाषा हो गई, रेल गाड़ी। अब रेल का हिंदी में कोई अर्थ ही नहीं होता है, जैसे बहुत या कहेंगे तो लौपथ गामिनी इसका अर्थ होता है। रेल का हिंदी में क्या बोलते हैं? लौपथ गामिनी। तो पर इतना बड़ा लिखेंगे लौपथ गामिनी गाड़ी, ऐसे लिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग अपने सुविधा अनुसार जो भी है, तो इसलिए मिक्स करके हमने हिंदी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए इसको संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा? जो दो भाषाओं से मिलकर बनी हो। ठीक है, उसको क्या, ये सब बातें समझ में आ गई? शब्द क्या है, शब्द के भेद क्या है, ठीक है, शब्द कितने आधारों पे बांटा गया है, ठीक है, और सारे शब्द के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप इसको अब नोट भी कर सकते हो। मैं हट जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। ओके, थैंक यू।